गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। देखो बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ा है और हमने वहाँ बताया था आपको कि जब वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी तरंग दैर्ध्य के क्रम में या उनकी ऊर्जा के क्रम में या उनकी आवृत्ति के क्रम में, चाहे वो बढ़ता क्रम हो चाहे घटता क्रम हो, में व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त होता है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम। और हमने विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरणें देखी थी, उनको तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित किया था। देखो आपकी स्क्रीन पर वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखो विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम में हमें तीन तरह की वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग होगा। एक तो पैराबैंगनी विकिरण है, एक दृश्य विकिरण है और एक अवरक्त विकिरण है। ठीक है। अब देखो पैराबैंगनी विकिरण जिसको हम बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट, इससे ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है विजिबल की। विजिबल का मतलब दृश्य तरंगों की, दृश्य विकिरणों की। और दृश्य विकिरणों से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त विकिरणों, जिसको कहते हैं हम IR, अवरक्त विकिरण। ठीक है। और UV का क्या नाम है? पैराबैंगनी विकिरण। ठीक है। ये हमने इन विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। एक तरह से यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम है। पैराबैंगनी विकिरण, उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य विकिरण, उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली है अवरक्त विकिरण IR। ठीक है। अब देखो जो दृश्य विकिरण है, दृश्य विकिरण विजिबल, यानी ये हमें दिखाई देती है, जबकि पैराबैंगनी विकिरण हमें दिखाई नहीं देती है। अवरक्त विकिरण भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, यानी ये अदृश्य विकिरण होती है। ठीक है। पैराबैंगनी भी अदृश्य है, IR यानी अवरक्त भी अदृश्य है, दृश्य केवल दिखाई देती है। अब दृश्य विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। नैनोमीटर में लिखें तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य अगर है, इसका मतलब वो पैराबैंगनी विकिरण है। और 7500 से अधिक तरंग दैर्ध्य की विकिरण आ रही हैं, इसका मतलब वो अवरक्त विकिरण होती है। इससे कम वाली पैराबैंगनी क्षेत्र की विकिरण, इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त विकिरण की, और इनके बीच में है, इसका मतलब दृश्य विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो दृश्य विकिरण है ये 7 रंगों से मिलकर बनती हैं, या हम कह सकते हैं इनमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको? कौन कौन से हैं 7 रंग? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग हैं।
किसमें? दृश्य विकिरणों में। ठीक है। और ये जो 7 रंग है इनमें जो वॉयलेट है, बैंगनी रंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इधर से इधर की तरफ तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, उससे ज़्यादा इंडिगो की है, उससे ज़्यादा ब्लू की है, उससे ज़्यादा ग्रीन की आएगी, उससे ज़्यादा येलो की, उससे ज़्यादा ऑरेंज की, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेड कलर की है। ठीक है। बैंगनी से पहले है इसलिए इनका नाम रख दिया पैरा बैंगनी, और रेड के बाद है इसलिए इनको कहते हैं अवरक्त। ये ध्यान रखना, अवरक्त तो रेड के बाद है और पैरा बैंगनी वॉयलेट यानी बैंगनी रंग से पहले है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जो रंग है इन सब की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। एक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक वॉयलेट कलर होगा, यहाँ से यहाँ तक तरंग दैर्ध्य की विकिरण है तो वॉयलेट कलर होगा, एक रेंज है यहाँ पर। फिर इंडिगो होगा, यहाँ से यहाँ तक की तरंग दैर्ध्य है तो उसका इंडिगो कलर होगा। समझिए बात को, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह ब्लू, इसी तरह ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन सब की जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग होती है। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं उसकी बात करें। ये क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखेंगे, वॉयलेट कलर है इसका मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य की सीमा अलग है, उसकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी। इंडिगो की तरंग दैर्ध्य अलग है, ब्लू कलर की जो तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई अलग होगी, ग्रीन कलर की जो तरंग है, जो विकिरण है, उनकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई अलग होगी। ये क्लियर होनी चाहिए आपको बात। ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम काम में लेते हैं प्रिज्म को। ये है प्रिज्म। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म। देखो ध्यान से समझोगे तो स्पेक्ट्रम आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्रिज्म है और यहां हमने ले लिया कोई लाइट सोर्स। ये कोई सोर्स है जहां से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत है ये। ठीक। यहां से विकिरण निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मान लीजिए यहां से ये श्वेत प्रकाश निकल रहा है, ये श्वेत प्रकाश है, ये प्रकाश जा रहा है। जैसे ये प्रकाश इस प्रिज्म से टकराता है तो इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। हमें पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। ये श्वेत प्रकाश का मतलब इसमें 7 रंग है। अब इसको प्रिज्म पे डालेंगे तो ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है। यहाँ अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण है, तो जब इस पर गिरती हैं ये, तो ये क्या हो जाती हैं? अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे ये इस तरह कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस तरह 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं और इनको प्राप्त करते हैं फिर हम एक पर्दे पर। ठीक है। यहाँ नीचे कौन सा कलर है? बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। विबग्योर, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। ये बैंगनी कलर का है, ये इंडिगो की, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। ये सभी 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं जिनको हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। पर्दे पर प्राप्त करने पर हमें प्राप्त हो जाता है स्पेक्ट्रम। अब इस पर्दे पर हमें 7 रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं, 7 कलर्स की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। और यहां जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना, उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम या क्या कहते हैं उसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम। क्या होता है इस स्पेक्ट्रम में? इस स्पेक्ट्रम में सभी जो 7 रंग हैं वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं। बैंगनी रंग है, उसके बाद में इंडिगो आ गया, उसके बाद में
ब्लू आ गया, उसके बाद में ग्रीन आ गया, उसके बाद में येलो आ गया, उसके बाद में ऑरेंज आ गया, उसके बाद में रेड आ गया। 7 कलर्स की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। और यहाँ ये देखो कि ब्लू, जैसे हमने सबसे पहले कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट कलर समाप्त कहाँ हो रहा है और कहाँ इंडिगो शुरू हो रहा है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है। यानी 2 कलर के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, जिसमें सभी 7 कलर की पट्टियाँ सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से दिखाई दे रही हैं, और जहाँ 2 रंगों के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं हो उसको कौन से स्पेक्ट्रम कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। ये समझ में आ गया होगा आपको, सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो सतत स्पेक्ट्रम के बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई सैंपल लेते हैं। सैंपल का मतलब कोई पदार्थ ले लिया हमने, इसमें मान लीजिए एक ट्यूब है, इसमें कोई गैस भर ली हमने, इसमें क्या भरी हुई है, कोई गैस, और इस पर डालते हैं हम लाइट, या इसको करते हैं गर्म। इस पर लाइट डालते हैं, यहां से लाइट यानी प्रकाश डालते हैं, इसको हीट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहां से प्रकाश निकल रहा है, इसमें से ये इसमें भरा हुआ है सैंपल पदार्थ, यानी कोई गैस भरी हुई है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब यहां से ये जो सोर्स है जिससे इसको हीट किया जा रहा है, इससे सभी कलर की विकिरण निकल रही हैं। सभी कलर की मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए ये वॉयलेट कलर है, ये ब्लू है, इंडिगो है, 7 कलर की ये विकिरणें आ रही हैं इसमें। इसको गर्म करते हैं तो सभी 7 कलर आ रहे हैं इसकी तरफ, 1 2 3 4 5 6, और ये मान लीजिए 7वां कलर है। ये मान लीजिए वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये रेड कलर है। समझ में आ गई बात। ये क्या है, गैस। दोबारा सुनेंगे, ये है सोर्स जिससे प्रकाश इसकी तरफ आ रहा है, या हम कह सकते हैं इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सभी प्रकार के रंगों की विकिरणें इस पर आकर के टकरा रही हैं। अब इसमें से विकिरणें निकलती हैं। हमें पता है कि जब इस पर प्रकाश गिरेगा तो कुछ विकिरणों का क्या करेगा, ये अवशोषण कर लेगा। मान लेते इसमें से 3 कलर बाहर निकल रहे हैं, 4 कलर को इसने क्या कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया। 3 कलर कौन कौन से निकल रहे हैं, मान लीजिए एक तो निकल रहा है इंडिगो, एक निकल रहा है ग्रीन, और एक निकल रहा है रेड कलर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या रख देंगे, यहाँ बीच में प्रिज्म। तो ये प्रिज्म रख देंगे और इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे हम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में हमें 3 कलर दिखाई देंगे, 3 कलर की रेखाएं दिखाई देंगी। अब हमें यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम है, वैसे होना क्या चाहिए, सबसे पहले वॉयलेट कलर, फिर इंडिगो। तो यहाँ वॉयलेट नहीं है, क्या है, इंडिगो कलर आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, ब्लू, ब्लू नहीं है यहाँ पर, क्या आ गया, ग्रीन आ गया। फिर क्या होना चाहिए, और येलो होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर येलो भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है। क्या प्राप्त हो गया, हमें रेड कलर प्राप्त हो गया। क्लियर, इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। यहाँ तो हमने जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था तो हमें सभी 7 कलर की पट्टियाँ प्राप्त हुई थी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसमें से बीच बीच में रंग क्या हो गए, गायब हो गए। क्यों गायब हुए, पता लग गया, क्योंकि सोर्स के अंदर तो सभी तरह की कलर्स के विकिरणें हैं, सभी कलर वाली तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणें हैं, लेकिन कुछ विशेष विकिरणों का इसमें अवशोषण हो गया, वो बाहर नहीं निकल रही,
उसमें से जो बाहर निकल रही हैं वो इंडिगो, ग्रीन, रेड है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें इंडिगो, ग्रीन और रेड कलर की पट्टियाँ ही प्राप्त होंगी, यानी एक तरह से रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे इसको। और इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम अवशोषण, कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे हम इसको? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये भी ध्यान रखेंगे, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। कौन सा है? अवशोषण। इसमें रेखाएं प्राप्त हो रही हैं अलग अलग रंग की, इसलिए तो इसको कह दिया रेखीय। अवशोषण इसलिए कह दिया क्योंकि जब इस पर लाइट डाली हमने तो विकिरणों का क्या हो गया? इसमें अवशोषण हो गया, ठीक है। और जो अवशोषित विकिरणें नहीं हुई हैं वो बाहर निकल रही हैं, और उसी रंग की विकिरणें हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही हैं। अब क्या करते हैं? अब देखो, ये इसमें जो विकिरणें अवशोषित हुई हैं वो कुछ समय बाद इसमें से बाहर निकलेंगी जब इसको ठंडा करेंगे। जैसे ये गैस गर्म हो गई, अब इसको ठंडा करेंगे तो इसमें से जो अवशोषित विकिरणें हैं वो उत्सर्जित होंगी, वो बाहर निकलेंगी। और बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ से कौन कौन सी विकिरणें बाहर निकलेंगी? जिनका इसमें अवशोषण हुआ है। किस किस का अवशोषण हुआ है इसमें? एक तो किसका हुआ है? वोयलेट का। एक किसका अवशोषण हुआ है? ब्लू का। एक किसका अवशोषण हुआ है? येलो का और ऑरेंज का। तो ये सभी विकिरणें इसमें से बाहर निकलेंगी, यानी उत्सर्जित होंगी, यानी एमिट होंगी। और फिर इनको हम स्पेक्ट्रम प्रिज्म पर रख करके, यहाँ प्रिज्म रखेंगे और प्रिज्म रख करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। यहाँ देखो, ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें कौन कौन से कलर होंगे? येलो होगा, वोयलेट होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ वोयलेट कलर आएगा। वोयलेट के बाद में इंडिगो नहीं होगा, कौन सा आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। उसके बाद में ग्रीन नहीं होगा, येलो आ जाएगा। उसके बाद में ऑरेंज कलर भी आ जाएगा इसके साथ में ही, ठीक है। तो कौन कौन से कलर आ गए यहाँ पर? वोयलेट, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें भी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ये भी रेखीय स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन इसको बोलेंगे हम कौन सा रेखीय स्पेक्ट्रम है? ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी कैसा है? रेखीय ही होता है। समझ गए? तो देखो, ये है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और ये है अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको अवशोषण क्यों कहा, इसको उत्सर्जन क्यों कहा, समझ में आ गया? यहाँ से अवशोषित होने वाली विकिरणें उत्सर्जित होती हैं और फिर उनसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो हो जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर जब डाला जाता है तो जो विकिरणें अवशोषित हो गई वो बाहर नहीं निकल रही, इसके अलावा जो विकिरणें अवशोषित नहीं हुई हैं वो बाहर निकल रही हैं, और उनसे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया होगा ना अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ये भी ध्यान रखना कि अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर तीन कलर हैं, इंडिगो, ग्रीन, रेड। ये तीन कलर यहाँ नहीं हैं, और यहाँ पर जो कलर है वो कलर यहाँ नहीं है। जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के कलर हैं वो उत्सर्जन में नहीं है, और जो उत्सर्जन के कलर है वो अवशोषण में नहीं है। अगर इन दोनों को हम वापस मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा? जिसमें सारे कलर आ जाएंगे। भाई इसको इसके साथ सेट कर देंगे तो इसमें सारे कलर आ जाएंगे। वोयलेट भी आ जाए, इन दोनों को मिला दें तो वोयलेट भी हो जाएगा, इंडिगो भी हो जाएगा, ब्लू भी हो जाएगा, ग्रीन भी हो जाएगा, येलो भी हो जाएगा, ऑरेंज भी हो जाएगा और रेड भी हो जाएगा। यानी वापस सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एक दूसरे क्या है? फोटोग्राफिक नेगेटिव। जानते हैं फोटोग्राफिक नेगेटिव?
जब पहले फ़ोटो खींची जाती थी तो पहले उसका नेगेटिव आता था और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। इसी तरह अगर हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम पता है ना किसी का, तो हमें उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पता है तो हम उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 3-4 कलर आ गए, मान लीजिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 4 कलर आ गए, इसका मतलब जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा उसमें वो कलर होंगे जो यहाँ नहीं है, या उसमें वो तरंग दैर्ध्य होंगी जो यहाँ नहीं है। ठीक है, और अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो तरंग दैर्ध्य गायब है, जो तरंग दैर्ध्य गायब है वो कहाँ आएंगी? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होंगी और जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्या होता है सतत स्पेक्ट्रम, क्या होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, क्या होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं किसमें? एक ट्यूब के अंदर, ट्यूब में भर लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे अणु हैं, H2 अणु हैं यहाँ पर, ये है इसमें हाइड्रोजन गैस, और इसको गर्म करते हैं। हाइड्रोजन गैस को गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद इसको ठंडा करते हैं, तो इसमें से विकिरणें क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। जब गर्म हो जाएगा ये, जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, हमें पता है, तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें से विकिरणें उत्सर्जित होंगी, यानी इसका कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे हम? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से विकिरणों का उत्सर्जन होगा और फिर प्रिज्म से गुजार करके उसका क्या प्राप्त कर लेंगे हम? स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो कैसा होगा? रेखीय होगा, कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, समझ गए? क्योंकि इससे सभी प्रकार की विकिरणें उत्सर्जित नहीं होंगी। ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हाइड्रोजन का, इसमें विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें प्राप्त होती हैं। इसमें पैराबैंगनी, इसमें दृश्य, इसमें अवरक्त, सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणें प्राप्त होती हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां प्राप्त होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? एक तो प्राप्त होती है जिसको नाम दिया गया लाइमन श्रेणी, एक प्राप्त होती है बामर श्रेणी, ये ध्यान रखेंगे। एक प्राप्त होती है पाश्चन श्रेणी, एक प्राप्त होती है ब्रैकेट श्रेणी, और एक प्राप्त होती है फुंड श्रेणी, और एक प्राप्त होती है हम्प्री श्रेणी, हम्प्री। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री श्रेणियां प्राप्त होती हैं। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये जो श्रेणियां हैं ये अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। जैसे लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है पैराबैंगनी क्षेत्र में, यानी लाइमन श्रेणी में जो विकिरणें आ रही हैं उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम है। एक तरह से लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन से क्षेत्र की होती है? पैराबैंगनी क्षेत्र की होती है। तो लाइमन श्रेणी तो प्राप्त होती है कौन से क्षेत्र में? पैराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक, बामर श्रेणी प्राप्त होती है दृश्य क्षेत्र में, यानी इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है इन श्रेणी में प्राप्त होने वाली जो विकिरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य
दृश्य क्षेत्र वाली होती है, यानी 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। पता है ना, मैं दृश्य में कहाँ से कहाँ तक होती है, 4000 से 7500, तो वो होती है बामर श्रेणी की। पाश्चन प्राप्त होती है IR में, इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी प्राप्त होती है इंफ्रारेड में, फुंड भी प्राप्त होती है इंफ्रारेड में, और हम्प्री भी प्राप्त होती है कहाँ पर, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है सारे। समझ गए बात को? यानी इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनकी किस में होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। ठीक, दृश्य से कम होती है पैराबैंगनी की, यानी लाइमन श्रेणी में जो विकिरण आएंगी उनकी तरंग दैर्ध्य कितने से, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होंगे, और पाश्चन में जो आएंगे उनकी तरंग दैर्ध्य 7500 से ज़्यादा होगी। इसलिए इनका जो रीजन है वो तो है IR, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है, ये UV, अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी, और बामर श्रेणी प्राप्त होती है दृश्य क्षेत्र में। ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विस्तृत वर्णन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं इस वीडियो में तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संपूर्ण जानकारी। समझ में आ गई बात? तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न रेखाएं हैं और इनके ये क्षेत्र हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। देखो ये जो बामर श्रेणी है ना, इसको सबसे पहले देखा गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब प्राप्त किया गया तो सबसे पहले बामर श्रेणी का पता लगा था। ये पता लगाया था बामर नाम के वैज्ञानिक ने। ये जो श्रेणियां हैं इनके नाम साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे गए हैं। तो बामर श्रेणी की खोज सबसे पहले हुई थी, और किसने की थी? बामर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और बामर ने इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली जो तरंग दैर्ध्य हैं उनको भी ज्ञात किया था। उनको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। बामर ने एक सूत्र दिया था तरंग दैर्ध्य का पता लगाने के लिए। उन्होंने न्यू बार क्या होती है, ध्यान करो, हमने पढ़ा था न्यू बार, न्यू के ऊपर बार, इसको बोलते हैं तरंग संख्या। और न्यू बार किसके बराबर होती है? 1/λ। आया याद? न्यू बार किसके बराबर होती है? 1/λ के बराबर होती है। इसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या था फॉर्मूला? 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था किसने? बामर ने। बामर ने इनकी तरंग दैर्ध्य को पता लगाया। बामर श्रेणी में दृश्य क्षेत्र में जो विकिरणें प्राप्त होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य पता लगाई, और उनको इस सूत्र में उसने सेट करके ये सूत्र स्थापित कर दिया कि जो तरंग दैर्ध्य है 1/λ जो है, या न्यू बार जो है, तरंग संख्या जो है, उसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा किसने किया? बामर ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बामर ने सबसे पहले बामर श्रेणी के लिए 1/λ ज्ञात करने का सूत्र दिया, और इस सूत्र की सहायता से उसने तरंग दैर्ध्य पता लगाई जो इसके अनुरूप आ रही थी। इस सूत्र के अनुरूप ही थी बामर श्रेणी में प्राप्त होने वाली विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। ठीक, फिर एक साइंटिस्ट आए रिडबर्ग। कौन से आए? रिडबर्ग ने, इसने तो केवल बामर श्रेणी के लिए दी। रिडबर्ग ने सभी
श्रेणियों के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं उन सभी श्रेणियों की लिए सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दिया? ज़्यादा चेंज नहीं है उसमें, सेम ही है। 1/λ बराबर 1096777। यहाँ उसने 2 स्क्वायर की जगह रख दिया क्या? n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेमी इनवर्स। यहां पर भी क्या था? सेमी इनवर्स। समझ गए? तो ये सूत्र दिया किसने? रिडबर्ग। रिडबर्ग ने क्या संशोधन किया इसमें? 2 स्क्वायर की जगह रख दिया n1 स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ये श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं, इन सभी श्रेणियों की जो विकिरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य का पता लगा सकते हैं। और जब तरंग दैर्ध्य पता लगाई गई तो वो तरंग दैर्ध्य इसी सूत्र के अनुरूप थी। इनकी जो तरंग दैर्ध्य थी ना, इसी सूत्र के अनुरूप थी। ठीक है, यानी ये सूत्र इन विकिरणों को सूट करता है, इन पर सही साबित होता है। अब ये सूत्र कैसे आया इसको एक्सप्लेन किया था बोर ने। ठीक है, इन्होंने तो केवल सूत्र दिया था। यहां पर ये जो है ना, इसको हम लिख देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RH रिडबर्ग कांस्टेंट n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेमी इनवर्स। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम इसको स्पेक्ट्रम को बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं इसको? देखो ये तो समझ में आ गया ना सबको। ये ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न श्रेणियां हैं, ये याद होनी चाहिए सबको। और ये कौन से क्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं ये भी पता होनी चाहिए सबको। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज हुई थी। ठीक, किसने की थी? बामर नाम के वैज्ञानिक ने। और उन्होंने इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली जो विकिरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य को पता लगाने के लिए एक सूत्र भी दिया था। और ये सूत्र इस विकिरणों, इस श्रेणी में प्राप्त होने वाली विकिरणों की तरंग दैर्ध्य को सूट करता है, उस पर सही साबित होता है। फिर इसमें संशोधन किया है किसने? रिडबर्ग ने। और सभी प्रकार की श्रेणियों में प्राप्त होने वाली विकिरणों की तरंग दैर्ध्य को पता लगाने का एक नया सूत्र दे दिया। ये दिया किसने? रिडबर्ग ने। क्लियर? अब इस सूत्र में उसने क्या रख दिया? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर की जगह उसने n1 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ ये n1 क्या है और ये n2 क्या है, इसकी बात करेंगे। अब n1 n2 कैसे आया इसको एक्सप्लेन करें हम। अब देखो ये सूत्र जो रिडबर्ग ने दिया है 1/λ बराबर RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों पर लागू होता है। अब लाइमन श्रेणी के लिए n1 की जो वैल्यू है वो होती है 1, ये ध्यान रखना। बामर के लिए कितनी होती है? 2। पासचंद के लिए कितनी होती है? 3। ब्रैकेट के लिए 4। फुंड के लिए 5 और हम्प्री के लिए होती है 6। किसकी वैल्यू है? n1 की वैल्यू। ये जो n1 है ना, इसकी वैल्यू ये ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6। n2 की वैल्यू, लाइमन श्रेणी के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी? देखो n2 की वैल्यू n1 से 1 ज़्यादा होगी हमेशा। n1 की वैल्यू 1 है तो इसकी होगी 2 या 3 या 4 या 5 डॉट। इसी तरह बामर श्रेणी के लिए n2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा यानी 3 4 5 6। इसी तरह पासन श्रेणी के लिए n2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसी तरह ब्रैकेट के लिए 4 से ज़्यादा यानी 5 6 7 इनफाइनाइट, है ना। इसी तरह फुंड श्रेणी के लिए 5 से ज़्यादा यानी 6 7 8। इसी तरह हम्प्री के लिए 6 से ज़्यादा होगी 7 8। समझ में आ गई बात? n2 की वैल्यू
N1 से एक ज़्यादा से शुरू होगी, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए N1 और N2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। लाइमन के लिए N1 हमेशा 1 रहेगा, बामन के लिए N1 हमेशा 2 रहेगा, पास्चन के लिए 3 रहेगा, ब्रैकेट के लिए 4 रहेगा, फुंड के लिए 5 रहेगा, हम्प्री के लिए 6 रहेगा। N2 की वैल्यू N1 से एक ज़्यादा से शुरू होगी। 1 है तो 2 से शुरू होगी, 2 3 4 5, यहाँ 2 है तो 3 से शुरू होगी, 3 4 5, यहाँ 3 है तो 4 से, यहाँ 4 है तो 5 से, यहाँ 5 है तो 6 से, यहाँ 6 से है तो 7 से। ये क्लियर हो गई ना बात? तो इस सूत्र में मान रख सकते हैं हम ये। ठीक है, अब यहाँ पर N1 और N2 का मतलब क्या है, इसको समझे हम। तो देखो इनका मतलब ऊर्जा स्तर से है। ये है N बराबर 1, ये है N बराबर 2, ये है N बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर 5, N बराबर 6, और ये मान लेते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, समझ गए? अब क्या होता है, लाइमन श्रेणी जब प्राप्त होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो इलेक्ट्रॉन कहां से, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से कहां आता है, N1 बराबर 1 में आता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से कहां आता है, N1 बराबर 1 में आता है, तो प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी। N1 बराबर 1 में आता है ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से। ऊपर वाला ऊर्जा स्तर का मतलब इनफाइनाइट से कहां पर आए, N1 बराबर 1 में, या फिर N बराबर 6 से कहां पर आए, 1 में, या N बराबर 5 से कहां आए, 1 में, या N बराबर 4 से कहां पर आए, 1 में, या N बराबर 3 से कहां पर आए, 1 में, या N बराबर 2 से कहां पर आए, 1 में। समझ गए? N1 की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए, लाइमन के लिए। N2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट हो सकती है। तो प्राप्त होगी हमें लाइमन श्रेणी। कौन श्रेणी प्राप्त होगी, लाइमन। बामर में क्या होगा, N1 की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आएगा, N बराबर 2 में आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ पर आएगा, 2 में। यानी इलेक्ट्रॉन N बराबर 6 से 2 में, N बराबर 5 से 2 में, N बराबर 4 से 2 में, N बराबर 3 से 2 में। तो कौन श्रेणी प्राप्त होगी, कौन सी प्राप्त होगी, बामर। ठीक है, ये तो क्या है, लाइमन श्रेणी। ये हो गई बामर श्रेणी। ठीक है, अब पास्चन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, 3 में। N1 की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से, यहाँ से। तो ये कौन श्रेणी हो जाएगी, पास्चन। क्लियर हो गई बात? इस तरह ब्रैकेट में कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, 4, N बराबर 4 में आएगा, N बराबर 4 में आएगा, यहाँ पर आएगा। इनफाइनाइट से आ सकता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक, तो ये कौन सी हो जाएगी, ब्रैकेट। ठीक, फुंड में कहाँ पर से आएगा, 5 में आएगा। ऊपर से किस में आएगा, 5 में। अब 5 में आएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट से यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ये हो गई फुंड से। समझ में आ गई बात? और हम्प्री के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 6 में। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कौन श्रेणी हो जाएगी, हम्प्री। क्लियर? तो इस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर हो गई बात? स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आ रहा है।
तो विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। लाइमन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले वाले लेवल में ही आएगा, उच्च ऊर्जा वाले लेवल से। बामर में दूसरे में, पास्चर में 3 नंबर वाले में, यहाँ 4 में, यहाँ 5 में और यहाँ 6 में आएगा। यानी N1 की वैल्यू ये होगी, इसमें 1, यहाँ होगी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ये याद रखना है आपको। ये कौन से रीजन में प्राप्त हो रहा है? पैराबैंगनी में, ये दृश्य में, ये IR IR IR। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमें पता है, हमने बोहर का मॉडल पढ़ा है। बोहर मॉडल को हम समझें तो जैसे ये तो है इलेक्ट्रॉन, ये तो है नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये होते हैं कोश। ये क्या है? कोश है नाभिक के चारों। तो ये यहाँ N का मान कितना है? 1। यहाँ N का मान कितना है? 2। इसको हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया, N बराबर 1 ये वाला कोश, N बराबर 2 ये वाला कोश, फिर इसके बाहर वाला N बराबर 3। अब देखो यहाँ से होता क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या किया था? हाइड्रोजन गैस को गर्म किया था। गर्म करने पर क्या होता है? उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, और ऊर्जा को अवशोषित करके वो उच्च ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यही होता है। हाइड्रोजन को जब गर्म करते हैं तो नीचे वाले लेवल में, निम्न ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाता है, और जब वह पुनः अब उच्च ऊर्जा वाले में गया तो वह स्थायी नहीं है, वो फिर वो वापस क्या करेगा? वापस निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आएगा, और वापस निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है तो विकिरणों का क्या करता है? वो उत्सर्जन करता है, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है? उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये जो विकिरणें उत्सर्जित होती है ना, ये उत्सर्जित विकिरणें प्राप्त होती है। अब ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह विकिरणें उत्सर्जित होने के कारण हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। क्यों होती हैं उसकी बात करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्ध्य हैं वो अलग अलग क्यों उत्सर्जित हो रही है? क्यों उत्सर्जित हो रही है? क्यों? क्योंकि N1 बराबर 1 है तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो अलग है, यहाँ पर एनर्जी अलग है, यहाँ पर एनर्जी अलग है, यहाँ पर एनर्जी अलग है। हमने बोर मॉडल से ऊर्जा प्राप्त करने का सूत्र देखा था, -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सूत्र पढ़ा था हमने। ये ऊर्जा प्राप्त करने का सूत्र है। ये कोश की ऊर्जा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। जिस कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा है। अब यहाँ पर इस सूत्र से हम इनकी ऊर्जा देखें तो इनकी ऊर्जाएं अलग अलग है। यहाँ पहला कोश है, इसकी ऊर्जा अलग होगी, यहाँ N2 की ऊर्जा अलग होगी ना। ऊर्जा कैसे पता लगाते हैं पता ही है आपको? -13.6। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1। Z की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही हो जाएगा। और N की वैल्यू, N क्या है? ऊर्जा स्तर। अगर N की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी 1 है। इसके लिए ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -13.6। तो इसके लिए ऊर्जा हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ N का मतलब ये कोश से ही हम मान के चल रहे हैं, जिसको हमने इस तरह बना दिया है। ये कोश ही है जिनको हमने इस तरह बनाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर N का मान 1 है तो यहाँ इसकी ऊर्जा -13.6। अगर N का मान हम रख दें 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 का मतलब 4 तिया 12 और 4 चौक 16, -3.4। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले कोश के लिए यहाँ 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 9 एकम 9, 1.51 वोल्ट, -1.51 वोल्ट। ठीक है। फिर चौथे कोश के लिए यहाँ किसका भाग देंगे? चौथे का मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16, तो -13.6/16, यानी और भी कम होती जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि N1 की ऊर्जा -13.6 है,
माइनस में 13.6 है, यानी सबसे कम है। फिर माइनस में वैल्यू घटती जा रही है, माइनस में वैल्यू घटती जा रही है, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ती जा रही है। n1 की ऊर्जा सबसे कम, n2 की ऊर्जा उससे ज़्यादा, n बराबर 3 की ऊर्जा उससे ज़्यादा, n बराबर 4 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, n बराबर 5 की उससे ज़्यादा हो जाएगी, n बराबर 6 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा वो? जितने ऊर्जा अंतर है, इस की ऊर्जा और इसकी ऊर्जा के बीच में जो ऊर्जा अंतर है ना, उतनी ही ऊर्जा का क्या करता है वो? उत्सर्जन करता है। पढ़ा है ना हमने कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करता है वो? उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से यहाँ आएगा तो इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आएगा तो दूसरे कोष की ऊर्जा यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पहले कोष की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से पहले वाले में आ रहा है। जब 6 से पहले में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा। फिर जैसे अंतर कम होता जा रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम होगा। सबसे कम ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा? जब दूसरे से कहाँ आ रहा है वो? पहले में आ रहा है। समझ गए? दूसरे से पहले में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे कम होगा, और जब तीसरे से पहले में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई ना बात? वो देख सकते हो आप निकाल करके। देखो यहाँ ऊर्जा कितनी है? -13.6। यहाँ कितनी ऊर्जा है? -3.4। तो इन दोनों का जो अंतर है उतनी ऊर्जा को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। इसी प्रकार तीसरे की ऊर्जा कितनी है? -1.5, इसकी -13.6। तो इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित, यहाँ ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, यहाँ ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, यहाँ ऊर्जा और ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, यहाँ ऊर्जा और ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है, यहाँ ऊर्जा और ज़्यादा उत्सर्जित होगी। और ऊर्जा बदल रही है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊर्जा E बराबर होती है hc/λ के, या हम कह सकते हैं E ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? लैम्डा की। ये ध्यान रखना, ऊर्जा लैम्डा के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ऊर्जा लैम्डा की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ऊर्जा बढ़ेगी इसका मतलब लैम्डा घट रहा है, ऊर्जा घटेगी इसका मतलब लैम्डा बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से, अनंत से यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ जो वेवलेंथ है या जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, और सबसे कम ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, और जब सबसे कम ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है इसका मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन अनंत से और कहाँ आ रहा है? लाइमन श्रेणी की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन अनंत से पहले कोष में आएगा, लाइमन श्रेणी की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन अनंत से कहाँ पर आए? पहले कोष में आए। और लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आएगा, दूसरे से पहले में आएगा। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, यहाँ सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और तरंग दैर्ध्य क्या होगी उसको हम इस सूत्र से पता लगा लेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया परीक्षा में कि लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से, अनंत से आ रहा है, अनंत से संक्रमण कर रहा है, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। RH की वैल्यू कांस्टेंट है, N1 लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो N1 की वैल्यू रख देंगे 1। अनंत से आ रहा है तो N2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, उस सूत्र से पता लगा लेंगे। किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है, जैसे 5वें से लाइमन श्रेणी के लिए 5वें से पहले में आ रहा है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और लाइमन के लिए है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? अब जैसे अपन बामर की बात करें तो बामर में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन, बामर की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ पर आए? बामर का मतलब दूसरे नंबर, बामर की बात आ गई तो N1 की वैल्यू 2 हो गई।
दूसरे नंबर पर आएगा, तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी प्राप्त कब होगी बामर श्रेणी के लिए, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से आएगा दूसरे में, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ पर होगा, इसलिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। अब बामर के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो बामर के लिए n1 की वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, 2। बामर के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। वो कहेगा कि जब इलेक्ट्रॉन, बामर श्रेणी के लिए जब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष से आ रहा है, तो बामर का मतलब n1 बराबर तीसरे कोष से आ रहा है, मतलब n2 की वैल्यू कितनी लग देंगे, अब 3 लग देंगे। ठीक है, करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आगे, समझ गए। इसी तरह पास्चन के लिए हमेशा n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और ये भी ध्यान रखना, पास्चन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आएगा, और सबसे छोटी जब अनंत से तीसरे में आएगा। ये बात तो समझ में आ गई ना। सबसे छोटी तो कब प्राप्त होगी, जब अनंत से आ रहा है, और सबसे बड़ी प्राप्त कब होगी, जब उससे एक लेवल पहले वाले से आ रहा है। लाइमन है तो दूसरे से आ रहा है, बामर है तो तीसरे से आ रहा है, पास्चन है तो चौथे से आ रहा है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल पर आधारित, इस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, उनको करेंगे आगे हम। आज तो करेंगे नहीं, क्योंकि आज तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सूत्र दिया था रिडबर्ग ने, इसको हम बोर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये सूत्र कैसे आया। बोर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे किया था, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, डेल्टा ई जो होगी वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के बराबर होगी। और इसी के द्वारा हम इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको समझ में आ गया होगा। जो याद रखने वाली बातें हैं ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 7 श्रेणियां हैं। कौन श्रेणी कौन से रीजन में प्राप्त होगी ये पता होना चाहिए। किसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी ये पता होने चाहिए, और ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ n1 का मान किस श्रेणी के लिए क्या होगा ये पता होगा, तो हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन अनंत से आता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, छोटी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन एक पहले वाले ऊर्जा स्तर से आता है तो तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होगी। ये याद रखना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है।